हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है कि आप जो भी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे और जिन्हें पढ़ने की इच्छा हो, ठीक है, जो नहीं पढ़ पा रहे पर उन्हें पढ़ने की इच्छा हो, तो आप जो हमारे लेक्चर्स जो हमारे वीडियोस है वो आप उनके साथ भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। आपके गली मोहल्ले में होंगे दूसरे बच्चे आपके जैसे ही, वो पूरे टाइम खेलते होंगे, ठीक है। अगर उन्हें पढ़ने की इच्छा हो, ठीक है, अगर उन्हें कोई अच्छा चीज़ याद करना है, अच्छा चीज़ देखने का है कि ये कैसे होता है, ठीक है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर करो। सारे वीडियोस जो भी हमारे हैं सब शेयर करो उनको, और उन्हें बताओ कि ये कितना अच्छा है और आप भी इससे पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो अगर कोई नया स्टूडेंट्स, कोई नया बच्चा अभी मेरा ये लेक्चर देख रहा है, ठीक है, मेरा लेक्चर या किसी का भी कोई भी लेक्चर हमारे ग्रुप में से, ठीक है, हमारे चैनल में से, तो आप जो ये लाल वाला बटन है ना, सब्सक्राइब, ठीक है, उसे दबा दो, ठीक है। उसे दबाने से क्या होगा पता है आपको? उसे दबाने से आपको आपके एग्ज़ाम्स 8, 9, 10 के रिलेटेड बहुत 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 सारी हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियोस हर एक चैप्टर्स की लेके आते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छी तरह, ठीक है। पर ये हम लोग फ्री में नहीं करते। क्यों? इससे हमें क्या चाहिए? आपका टाइम चाहिए, ठीक है। अगर आप टाइम दोगे, इससे अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको ही अच्छा होगा, ठीक है, आपके फ्यूचर्स के लिए, ठीक है। तो आज वापस लेसन की ओर बढ़ते हैं, लेक्चर की ओर। आज हम करने वाले ना महात्मा ना मार्ग पर, फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 1, ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो हमेशा एक कहानी के रूप में हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अपने आज का शुरुआत भी एक कहानी से करेंगे, ठीक है। एक 23 साल का नौजवान युवक था, ठीक है। वो दक्षिण अफ्रीका गया वकालत करने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, ठीक है। पर वहाँ पे जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, ट्रेन में जब वो सफ़र कर रहा था तब उसे ट्रेन से निकाल दिया गया। किस लिए? उसके रंग के कारण, क्योंकि उसका रंग काला था, उसका रंग सांवला था, ठीक है। तो उसे ट्रेन से निकाल दिया गया। उसे वहाँ के होटल्स ने भी कमरे नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उसका रंग सांवला था, ठीक है। तो इस नौजवान युवक ने इस रंग भेद के खिलाफ अपनी मुहिम चला दी कि मैं इस रंग भेद को दक्षिण अफ्रीका से निकाल के रहूँगा। आप जानते हो उस युवक का नाम क्या था? हाँ, सही पहचाना। उन युवक का नाम था महात्मा गांधी, जिसे हम क्या कहते हैं अभी भी हम जानते हैं। उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ये आपको याद रखने का है, ठीक है। अपने राष्ट्रपिता है ना महात्मा गांधी, उनका जन्मदिन तो याद होना ही चाहिए। जैसे आपको आपके माता पिता का जन्मदिन याद होता है, वैसे देश के जो पिताजी हैं ना, उनका जन्मदिन भी आपको याद होना चाहिए। और वो जन्म स्थल उनका क्या है? पोरबंदर, ठीक है। दो चीज़ आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के लिए नहीं, ऐसा अगर आप इंडिया के सिटीज़न हो, आप भारत के नागरिक हो, तो भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, राष्ट्रपिता जो थे हमारे महात्मा गांधी, वो उनका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और ये दो चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी है, ठीक है। ऐसे मतलब कि उनके स्पिरिचुअल मेंटर, मतलब कि आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो श्रीमद राजचंद्रा, ठीक है। कौन थे? श्रीमद राजचंद्रा, ठीक है। एग्जाम में पूछते हैं कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो श्रीमद रामचंद्रा। और पॉलिटिकल मतलब कि राजकीय गुरु कौन थे? तो आएगा नाम गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीएम मतलब ना पॉलिटिकल मेंटर, जिसको हम गुजराती या हिंदी में क्या कहेंगे? राजकीय गुरु, ठीक है। और ऐसे मतलब आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर। तो स्पिरिचुअल मेंटर कौन थे? श्रीमद राजचंद्र। और पॉलिटिकल मेंटर कौन थे अपने गांधी जी के? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है। फिर टीम ने वो बैरिस्टर मतलब वकील की उन्होंने पदवी प्राप्त करी, वकीलात करवा दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है। साथ साथ में हमको एक दो चीज़ और याद रखने की है, ठीक है, जो इस वीडियो के मतलब कि पीडीएफ के फॉर्म में नहीं है, तो उसको मैंने साइड में लिख दिया है, ठीक है। उनका डेट, उनका अवसान कब हुआ था? 30 तारीख को 1948, 30 जनवरी। और ये जो है ना, ये बुक उनकी आत्मकथा है, ठीक है। क्या है बुक का नाम?
द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए एक बार, क्योंकि अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो ये बुक, जैसे आप अपनी कक्षाओं की बुक पढ़ते हो वैसे आपको ये वाली बुक भी पढ़नी चाहिए, जिसमें गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये इस बुक का टाइटल है। ठीक है, वापस लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका जाके उन्होंने देखा कि जो गोरे लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अंग्रेजों का शासन था, वो जो वहाँ के जो सांवले लोग थे, ठीक है, और जो आप काले लोग थे, सांवले लोग थे, ठीक है, उनके ऊपर हमेशा दमन करते थे कि उनकी इज्जत नहीं करते थे। वहाँ पे रह के जो गोरे थे उनकी जो इज्जत वो ज़्यादा थी, और जो सांवले थे जिनका स्किन कलर थोड़ा डार्क था उनकी इज्जत थोड़ी कम थी। ठीक है, तो वही लिखा है, गोराओની સરખામણી ભારતીયને બહુ જ ઓછા હક ભોગવવા મળતા હતા, તેથી આ अन्याय અને અપમાન સામે ગાંધીજીએ પડકાર કર્યો। ठीक, गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने मुहिम अपनी चालू की। ठीक है, फिर પોતાને થતા अन्याय સામે સત્ય અને અહિંસાથી લડવાની અનોખી પદ્ધતિને તેમણે શોધી, જેને સત્યાગ્રહનું નામ આપ્યું। ठीक है, सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या था, उन्होंने उस टाइम पर दक्षिण अफ्रीका में बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी खून खराबे के उन्होंने उसके सामने प्रोटेस्ट किया, उसके सामने ना सत्याग्रह किया, और इस अनोखी तरीके को ही सत्याग्रह का नाम दिया गया था। जो अनोखा जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी वहाँ पे बिना किसी ना वेपन्स के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी खून खराबे को, उस लड़ाई को एक अलग ही नाम दिया गया है, सत्याग्रह, कि सत्य के लिए लड़ा। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य मतलब ट्रूथ, और ग्रह मतलब जो सत्य, जो ट्रूथ का जो पावर है उससे हम जीतेंगे। जो हम कहते हैं ना हमेशा सच्चाई की जीत होती है। ठीक है, तो उसी को आधार बनाकर इस वर्ड को सत्याग्रह नाम दिया गया था। और आपको पता है ये वर्ड तो हिंदी है, ठीक है, पर इसे इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी स्थान मिला है, क्योंकि ये इतना पावरफुल वर्ड है सत्याग्रह। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, SATYA, सत्या और ग्रह। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है, मेरी हैंडराइटिंग माशाल्लाह है इसके लिए। ठीक है, समझे आप। फिर दक्षिण अफ्रीका में जब उनकी लड़ाई सफल हुई, उसके बाद वो 1915 में, ठीक है, 1915 में 46 वर्ष की उम्र में वो भारत आए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गांधी जी भारत कब आए थे, तब गांधी जी भारत 1915 में आए थे। ठीक है, तो हीरो की एंट्री कब हुई थी इंडिया में, 1915 में। ठीक है, तो 1915 में जब वो आए तब मुंबई में जब बंदरगाह है उसका नाम है अपोलो। ठीक है, मुंबई के बंदरगाह का नाम क्या है, अपोलो। वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक उनके स्वागत के लिए आई थी। क्यों, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो लड़ाई जीती बिना किसी खून खराबे के, तो उससे उनको पूरे अंतर्राष्ट्रीय में एक इमेज मिल गई कि हाँ इन्होंने बिना किसी खून खराबे के एक सफल लड़ाई लड़ी है। क्योंकि उस टाइम पे कोई भी लड़ाई बिना बंदूक के जीती जा सकती थी क्या, तलवार के बिना नहीं, पर इन्होंने बिना किसी तलवार बंदूक का यूज़ किए खाली सत्या को पावर मांग के, ट्रूथ को पावर मांग के उन्होंने लड़ाई जीती। तो इसलिए उनका नाम पूरे विदेशों में फैल गया था, और इसलिए उनकी स्वागत करने भी पूरे देश भर से लोग अपोलो बंदर आए थे। ठीक है, तो इनके जो वो स्पीच पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, उन्होंने उनको जब वो मुंबई आए अपोलो बंदर, तो उन्होंने कहा कि आप 1 साल तक फिर देश का भ्रमण करो, और देश का भ्रमण करके देखो कि यहाँ पे कैसी दिक्कतें हो रखी है, कैसे अंग्रेज़ों ने, गोरों ने भारतीय पर दमन कर रखा है। ठीक है, तो 1 साल के बाद, ठीक है, 1 वर्ष के बाद उन्होंने 15 मई 1915 दिवसे अहमदाबाद के कोचरब, ठीक है, कोचरब में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अब सत्याग्रह का नाम, उन्होंने आश्रम की स्थापना की, जो अभी आपको पता है, जो अभी साबरमती रोड पर है, नदी किनारे है। ठीक है, जे 1 वर्ष बाद साबरमती नदी किनारे खसेड़वामां આવ્યો। ठीक है, उसको 1 साल बाद साबरमती नदी के किनारे कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह का हिस्सा रहे थे, और उनके नेतृत्व में, मतलब कि उनके ना लीडरशिप में हमने कौन कौन से सत्याग्रह, मतलब कि कौन कौन से सत्याग्रह बिना किसी खून खराबे के और बिना किसी ना लड़ाई झगड़े के सक्सेसफुल, मतलब कि सफल हुए थे। तो सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा है, चंपारण। ठीक है, चंपारण कहाँ पे, बिहार में नेपाल के बॉर्डर के नज़दीक हिमालय के पास एक छोटा सा जगह है। ठीक है, हिमालयनी तरेटीमा नेपाल नज़दीक बिहारનો चंपारण प्रदेश। ठीक है, ये जो है ये चंपारण प्रदेश है। ठीक है, ये बिहार राज्य है, उसके ऊपर ना नेपाल का बॉर्डर है, और ये चंपारण ना जगह है। ठीक है, तो वहाँ पे जो चंपारण जगह थी वो अपने प्लांटेशन, मतलब कि उसके लिए ना खेती बाड़ी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी।
कि वहाँ पे कोई भी जाके कोई आप उगा तो वो मतलब कि ऐसा था कि जो खेती के लिए जो अनुरूप ज़मीन होती है ना वैसी ज़मीन थी वो, ठीक है। तो वहाँ पे जो यूरोपियन ज़मींदार थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो 30/20 भाग जो पूरा ज़मीन था उसका 3/20 भाग, ठीक है, उन्होंने पूरा वहाँ पे जो ज़मीन था वहाँ पे उन्होंने ना गड़ी, ठीक है, गड़ी का ना खेती बाड़ी करने को फर्जियत कर दिया। मतलब कि अभी आपको उसमें उसके जो पूरा ज़मीन का 30/20 भाग है उस पर आपको गड़ी, मतलब कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिगो, ठीक है। और आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि इंडिगो कौन सा वो है, इंडिगो जो ना किस चीज़ को इंडिगो कहते हैं, ठीक है। इंडिगो की खेती मतलब कि किस चीज़ की खेती, ठीक है, वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर कमेंट्स नहीं आएगा ना आपके आंसर्स नहीं आएंगे तो फिर मैं नया लेक्चर नया वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आपको कमेंट्स लिखना ही है, ठीक है, कि इंडिगो किससे कहते हैं और जिसे गुजराती में क्या कहते हैं, गड़ी। आपको मुझे बताना है ये कौन सा खाद्य है, ठीक है, ये कौन सा क्रॉप है, ठीक है। तो यूरोप के लोग थे, जो ठीक यूरोपियन जो लोग ज़मींदार थे, उन्होंने 30/20 भाग पे गड़ी और इंडिगो की खेती फर्जियत कर दी, मतलब कंपलसरी कर दी कि आपको यही उगाना है। तो राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी ने वहाँ आके इस पूरे घटनाक्रम पर सोचा कि अब राजकुमार शुक्ला ने उनको कहा कि आप यहाँ पे आइए और ये देखिए कि इन्होंने ऐसा ज़बरदस्ती ना यही खेती करने के लिए हमें कहा है, तो आप यहाँ पे आके कुछ करिए। तो गांधी जी ने सोचा, तो गांधी जी वहाँ गए चंपारण में। तो उनके वहाँ जाने से पहले ही वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने उसे नोटिस द्वारा चंपारण जिलो तात्कालिक छोड़ी देवाનું फरमान કર્યું, જ્યારે તેમને આ નોટિસનો અનાદર કર્યો। ठीक है, गांधी जी के वहाँ पहुँचते ही वहाँ की गवर्नमेंट को भी पता था, ठीक है, वहाँ का जो मैजिस्ट्रेट थे उन्हें भी पता था कि गांधी जी क्या कर सकते हैं, मतलब कि उनके पास बहुत पावरफुल एक टूल था, एक कहते हैं शस्त्र था जिसे कहते हैं सत्य और अहिंसा। ये दो शस्त्र गांधी जी के थे, सत्य और अहिंसा, और उन्हें पता था कि वो इन दो शस्त्र से कोई भी लड़ाई हासिल कर सकते, जीत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने पहले से ही उन्हें नोटिस देके उन्हें वो जगह खाली करने को कहा, तो गांधी जी ने वो बात नहीं मानी, ठीक है। फिर તેમણે ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓને તૈયાર કરીને સરકાર સામે રજૂ કરી અને ચંપારણના મોતીહારી ગામમાં રહીને આ પ્રથા સામે લડત ચલાવી અને સત્યાગ્રહ સફળ થયો, ठीक है। मोतीहारी गांव है वहाँ पे, ठीक है, चंपारण ज़िले में। वहाँ पे वो रह के उन्होंने खेडूतों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ाई चलाई, सत्याग्रह चलाई और वो सफल हो गया, ठीक है। तो ये सबसे पहला सफल सत्याग्रह था ना इंडिया के अंदर, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है, उनके लीडरशिप में। दूसरा सत्याग्रह कौन सा है, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में। तो खेड़ा सत्याग्रह જિલ્લામાં અતિવૃષ્ટિ થઈ, પરિણામે પાક નાશ પામ્યો, છતાં સરકારે ખેડૂતોનો મહેસૂલ માફ કરવાના બદલે ઉધારવાનું નક્કી કર્યું, ठीक है। वही हुआ जिसका डर होता है हर किसान को कि उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। अब बारिश ज़्यादा हो गई तो जो भी फसल थी वो सब नष्ट हो गई, ठीक है। अब जैसे कि अभी देखो कि अभी कोरोना है, सबका जो जॉब है, नौकरी, वो सब ख़त्म हो रखा है, वो सब क्या हो रखा है, बंद ना के बराबर है, कोई काम नहीं कर पा रहा अभी, ठीक है। तो जो सरकार है तो वो अभी क्या करेगी, हम पे टैक्स एक्स्ट्रा डाल देगी। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कार्य किया, उन्होंने टैक्स को कम किया है ताकि लोगों को टैक्स कम भरना पड़े, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास अभी इनकम नहीं है। तो ये सरकार जब कोई मुसीबत आती है तब सरकार ऐसा कदम उठाती है ताकि उनके जो नागरिक हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। पर यहाँ पे जो अंग्रेज़ी सरकार थी, उन्होंने टैक्स कम करने के बजाय उन्होंने टैक्स कम नहीं किए बल्कि उल्टा बढ़ा दिए, ठीक है। तो उससे अब जो किसान के पास पहले से ही जो उनके जो क्रॉप्स थे, उनके जो पाक थे, वो नाश पाम गए। अब वो कमाएंगे क्या, उनके पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएंगे तो वो टैक्स भी कैसे देंगे, ठीक है। तो उसके नेतृत्व में फिर उसके खिलाफ फिर वापिस है ना गांधी जी ने सत्याग्रह चालू किया। उन्होंने कहा कि हम सरकार अपनी मांगनी न स्वीकारे तो आपने महसूल भरवाना नहीं, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तब तक हम कर नहीं भरेंगे, ठीक है। सही बात है, अगर हम सरकार को कर भर रहे हैं तो सरकार को भी हमारी बात सुननी चाहिए ना, ठीक है। तो उस सत्याग्रह में, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनको उस टाइम तक सरदार नाम नहीं दिया गया था। तो तुम्हें आगे बताऊंगा कि उन्हें सरदार नाम कब मिला, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकीलात मतलब कि अपनी नौकरी छोड़ के, वो भी वकील थे पेशे से,
वो छोड़ के वो भी आंदोलन में झपला गया, मतलब कि उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हीरे की तलाश हुई, तो हीरे की तलाश इसी सत्याग्रह से होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे जाके कितने महान कार्य किए, और इन महान कार्य मतलब कि इन महान जो शख्स है उनकी जो पहचान है वो इसी सत्याग्रह से हुई थी, खेड़ा सत्याग्रह से। खेड़ा सत्याग्रह के बाद हमें एक बहुत बड़ा प्लेयर मिल गया था, बहुत बड़ा एक और हीरो मिल गया था, नायक मिल गया था। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल ने अपनी नौकरी छोड़ के पूरे सत्याग्रह में साथ दिया गांधी जी का। तो जो अंत में जो कलेक्टर है, ठीक है, 1918 में, ठीक है, उसने हुक्म दिया और आंदोलन सफल निकला। ठीक है, तो गांधी जी ने कलेक्टर को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि अगर वो गरीब किसानों का टैक्स जो महसूल है वो माफ़ कर देती है, तो जो अमीर किसान, ठीक है, जिनके पास पहले से बहुत धन है, वो टैक्स भरेंगे। ठीक है, वो जो नॉर्मल टैक्स है वो तो भरेंगे, तो सरकार के पास ऐसा नहीं कि खजाना खाली हो जाएगा। जो अमीर लोग हैं वो टैक्स भरेंगे, पर जो गरीब लोग हैं वो टैक्स नहीं भरेंगे। ठीक है, जो मुझे लगता है अभी भी करना चाहिए। जो अपने यहाँ देश में कितने कितने अमीर लोग हैं, ठीक है, कितने अमीर लोग हैं, तो उनसे थोड़ा ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। पर वो मेरा ये जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी मैं सोचता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, पर पता नहीं ऐसा सबको ऐसा सही लगे कि नहीं लगे, पर ऐसा होना चाहिए। जो अमीर लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए, और जो गरीब है क्योंकि उनके पास से पहले से ही कम है, तो उनसे फ्री टैक्स उनके हिसाब से लेना चाहिए। और अपने इनकम टैक्स में ऐसा रेट है भी। ठीक है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, इकोनॉमिक्स में चला जाता है सब कुछ। ठीक है, जैसे कि आपका जितना इनकम है उस हिसाब से आपको टैक्स लगता है अभी भी। ठीक है, तो वो सही बात है। ठीक है, जितनी आपकी, अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो, आप 7 रुपये टैक्स में दे दोगे तो फिर आप खाओगे क्या। ठीक है, तो उस टाइम पे गांधी जी ने भी यही कहा कि जो अमीर किसान है आप वो टैक्स देंगे, पर तभी देंगे जब आप गरीब किसानों का टैक्स माफ़ कर दोगे। उसके बाद फिर ये आंदोलन सफल हुआ। ठीक है, पावर देख लो आप, पावर जो ना सत्य और अहिंसा का जो पावर है, ठीक है, उससे कितनी बड़ी बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। फिर खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, तो ખેડા સત્યાગ્રહ સરકાર તરફનો ડર દૂર થયો, તેમજ ગાંધીજીને અને દેશને વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા નિષ્ઠાવાન અને समर्पित साथी મળ્યા। ठीक है, तो क्या क्या फ़ायदे हुए खेड़ा सत्याग्रह से, कि जो सरकार का जो डर था लोगों के अंदर, क्यों वो कम हो गया, क्योंकि सरकार ने उनकी मांग ली। ठीक है, उनकी मांग जो थी वो उन्होंने रख ली। ठीक है, मान ली। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल जैसे एकदम देशव्यापी एकदम निष्ठावान एक और लीडर अपने मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग आपको पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा तो आगे के जो हम आगे पढ़ने वाले अभी इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है, वो सबसे पहले जानते हैं। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट द्वारा अंग्रेज सरकार કાયદાકીય રીતે અંકુશ લગાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો। ठीक है, वो एक टाइप से अपने कहते हैं ना कि पाँव में रस्सी बांध देना, जांगीर बांध देना, ठीक है, ताकि हम चल नहीं पाए, हम ज़्यादा दूर जा नहीं पाए, ये उस टाइप का एक एक्ट था। ठीक है, इस एक्ट में था गया, हम वो आगे जानेंगे विस्तार में। ठीक है, પરંતુ દેશના લોકોએ આંદોલન દ્વારા તેનો વિરોધ કર્યો, જ્યારે જલિયાંવાલા બાગના હત્યાકાંડ દ્વારા અંકુશ लगाया। ठीक है, तो देश के जो लोग थे उनने इस एक्ट का विरोध किया था, और इसी एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, वो हम देखते हैं क्या हुआ था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या है, तो उस रॉलेट एक्ट में क्या था, जिस भी देश में ये एक्ट लगाया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट लगाया था, वहाँ के, ठीक है, वहाँ के लोगों के खिलाफ पुलिस जो है वो उन्हें किसी भी शक के बिना पर भी वो उन्हें जेल में डाल सकती थी। ठीक है, जैसे कि पुलिस को शक हुआ कि ये इंसान मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो ये बिना कोई सबूत हुए बिना भी वो उसे जेल में बंद कर सकती थी। तो इससे क्या फ़ायदा था, इससे फ़ायदा अंग्रेज़ों को ये था कि अगर उन्हें कोई भी लगता है कि ये जो बंदा है ये लोगों को भड़का रहा है, ये लोगों के अंदर आज़ादी के जो भावना है, जो आज़ादी की जो फीलिंग्स है वो उत्पन्न करा रहा है, तो सरकार उसे जेल में बंद कर देती थी। और एक अलग ही कोर्ट, ठीक है, इन सब के एक अलग ही कोर्ट बनाया था, और उस कोर्ट के अंदर उन्हें सज़ा भी दी जाती थी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, ठीक है, उसको कि क्या था वो। જેને 30 માર્ચ નહીં બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં હલચલ મચાવી, આમ અંગ્રેજ સરકાર બંને રીતે ભારતના લોકો પર અન્યાય કરવાનું ચાલુ રાખ્યું। ठीक है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, पहले वो देख लेते। ठीक है, तो आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, वो हम नेक्स्ट ईयर जो आप जो नेक्स्ट क्लास में आओगे तब हम वो एकदम विस्तार में पढ़ेंगे।
और एकदम अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। आपको सब ऐसा पता चल जाएगा कि हाँ कैसा युद्ध हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का जो जीत हुआ था, उसके बाद 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट की जाहिरात करी, ठीक है। उस जीत के बाद इस कायदा मुजब कोई पण व्यक्ति ना धरपकड़ करा कारण आप्या बिना કરી શકે, ठीक है। कोई भी कारण दिए बिना आप उसे पकड़ सकते हो, जेल में डाल सकते हो। व्यक्तिओं ने हदपार કરી શકે તેમજ माल मिलकत પણ जब्त કરી શકે છે, ठीक है। आप उनकी जो ज़मीन है आप वो भी सरकारी ज़मीन कह के आप उसे जब्त कर सकते हो, ठीक है। ये उस एक्ट में था। फिर तथा खास अदालत में केस चलावी તેને સજા કરી શકાય એવી જોગવાઈ હતી, ठीक है। आप उसके लिए कोई जो नॉर्मल जो कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर नहीं, एक स्पेशल कोर्ट, जैसे अपने इंडिया के नहीं रेप की केसेस के अगेंस्ट जो स्पेशल केसेस ना कोर्ट्स बने होते हैं ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, तो उस टाइम पे वैसे कोर्ट्स थे जो इन सब के लिए अलग से सुनवाई करते थे और उन्हें जल्द से जल्द सज़ा भी दे देते थे, ठीक है। तो ये तो एकदम कैसा विचित्र एक्ट हुआ, मतलब कि कोई देश के लोग जो इंडियंस है वो ना अपने तरीके से ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो ये तो अपनी हमारी आज़ादी पे पूर्ण विराम था कि हम आज़ादी से कुछ कर भी नहीं सकते। अगर उन्हें कोई भी शक हुआ तो वो तो हमें ले जाएंगे जेल के अंदर बिना कोई कारण दिए, ठीक है। तो गांधी जी ने इस कायदे को ना ब्लैक एक्ट, कारो कायदो कहो, ठीक है। क्योंकि ये ब्लैक एक्ट मतलब कि इसमें कुछ भी सही नहीं है, तो पूरा जैसे कहते हैं ना कि पूरा दमन कर दिया इंडियंस का, पूरी आज़ादी छीन ली उनसे। ये तो उस टाइप का एक्ट था, ठीक है। तो आपको भी एक बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको दूसरे कमेंट्स में क्या लिखना है। आपको कमेंट्स में बताना है कि आप क्या सोचते हो, ये ब्लैक एक्ट था कि नहीं था, ठीक है। ये सो नो आपको लिखने का है, ठीक है। फिर रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश शासन साમે સમગ્ર ભારતનો પહેલો સંઘર્ષ હતો, परंतु તે मोटा भागे शहर पूरतो सीमित રહ્યું, ठीक है। जो अभी हमने देखा खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, उसके पहले चंपारण, वो क्या एक जिले का मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन में हुआ था। पर ये जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह था वो पूरे देश ने एकजुट होकर किया। और चूँकि जो बड़े बड़े नेता जो लीडर्स है वो शहर में रहते, ठीक है। तो ये जो आंदोलन था, सत्याग्रह था, ये शहर तक ही सीमित था, अभी ये गाँव तक नहीं पहुंचा था, ठीक है। फिर इसी एक्ट के अंदर, ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ये डेट आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है, जलियांवाला बाग, ठीक है, बैसाखी का दिन था, ठीक है। उस दिन कौन सा बैसाखी का दिन था और जलियांवाला बाग में कुछ हज़ारों लोग, 10,000 लोग कुछ एकत्रित हुए थे। क्यों हुए थे? उनके जो प्यारे नेता थे, ठीक है, वहाँ के पंजाब के अमृतसर के डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर कीचलू, ठीक है, आपको दिख रहा होगा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर कीचलू, उन्हें जेल में डाल दिया गया था, उनको गिरफ्तार कर दिया गया था बिना कोई वजह बताए, बिना कोई कारण बताए। तो वहाँ पे वही कुछ 10,000 लोग वहाँ पे बिना कोई हथियार लिए और बिना कोई हंगामा किए, बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए वहाँ पे शांति से प्रोटेस्ट करे थे। शांति से उनके जो ब्रिटिश के खिलाफ वहाँ पे बैठे रहे, उन्हें कहते कि आप हमारे नेता को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो शांति से एकदम कहते हैं ना कि ना बिना, जैसे अभी के प्रोटेस्ट कैसे होते हैं कि लड़ाई झगड़ा खून खराब हो जाता है, कुछ नहीं हुआ। शांति से वहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे और वो इनके खिलाफ खाली मोर्चा निकाला था कि आप उन्हें रिहा करो बिना किसी शस्त्र के, ठीक है। तो वहाँ पे जब अंग्रेज़ों को जो ना पता चला तो उन्हें वहाँ पे जाके ना जो उसका मेन गेट था, ठीक है, बाग को एंटर करने का एक ही गेट था, ठीक है, और बाकी चारों साइड ये दीवार थी, ठीक है। वो दीवार देखो इतनी लंबी चौड़ी दीवार थी और बीच में कुआं था और एक ही गेट आने जाने के लिए था, ठीक है, एक सांकड़ू गेट હતો, ठीक है। वहाँ पे जाके इन्होंने जो अंग्रेज जी जो पुलिस थे उन्होंने वहाँ पे जाके गेट को कब्जा कर लिया और बिना वार्निंग दिए लोगों पे अंधाधुंध गोलियाँ चलाना चालू कर दिया, ठीक है। ऑर्डर देने वाला का नाम क्या था? जनरल डायर, ठीक है। जो जिसने ऑर्डर दिया था फायरिंग का, उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम था जनरल डायर, ठीक है। क्या नाम था उसका? DYRE, जनरल डायर, ठीक है। उसने बिना, अभी आप मूवीज़ में देखोगे अगर कोई भी पुलिस किसी चोर को भी मारती है तो सबसे पहले उसे हैंड्स अप या वार्निंग देती है कि मैं गोली चला दूंगा, तुम भागो मत वरना मैं गोली चला दूंगा। पर इन्होंने बिना कोई रीज़न दिए, बिना कोई ना वार्निंग दिए, वहाँ के जो ना इनोसेंट, जो कहते हैं ना निर्दोष प्रजा थी, जो ना लोग थे, उन पर गोलीबारी चालू कर दी अंधाधुंध। अब लोगों वहाँ से बचने के लिए कोई लोग कुएं में कूद गए, कोई लोग दीवार से चढ़ के उस पार जा रहे थे, पर सब मतलब कि इतनी लंबी दीवार थी कि दीवार पार करने से पहले उन्हें गोली लग जाया करती थी, ठीक है। और कुछ लोग गोली से बचने के लिए कुएं में कूद गए, ठीक है।
तो ये बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था और इसके पीछे सबने जनरल डायर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही दोषी मनाया था। ठीक है, तो जो सैनिकों ने गोलीबारी शुरू की और जब तक वो गोली ख़त्म नहीं हुई उनकी, ठीक है, तब तक वो चलाते रहे अंधाधुन। ऐसा कहते हैं कुल 1700 कुछ गोलियां थी जो उन लोगों ने फायर की थी उन लोगों पे, ना निर्दोष लोगों पे। ठीक है, तो आम सरकारी आंकड़ा मुजब 379 लोग मृत्यु पाए माँ। ठीक है, 380 लोग ऐसे 369 लोग ने मृत्यु पाए माँ और 1200 लोग घायल हुए। लेकिन ये तो सरकारी रिपोर्ट थी, पर सही में अगर असल में कहे तो उसमें 1000 से ज़्यादा लोगों की भी जान गई थी। ठीक है, अब सरकार की गलती थी तो सरकार तो कम ही लोगों को बताएगी ना कि कम ही लोग मृत्यु पाए में। ठीक है, पर असल में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो इसी के खिलाफ टैगोर जी ने नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि मिलती है। ठीक है, जो पब्लिक में बहुत अच्छा मतलब कि मिलता है सरकार, अंग्रेज सरकार की तरफ से, तो उन्होंने वो उपाधि थी वो वापस कर दी, नाइटहुड की उपाधि। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि टैगोर जी ने जलियांवाला बाग के खिलाफ कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि। समझ आया आपको? ठीक है, तो ये था जलियांवाला बाग। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं, आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, जो जनरल डायर था, ठीक है, जब उसने ये कहा, जब ये हत्याकांड हो गया, तब वहाँ की सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने इसे एक भूल कह के टाल दिया कि ये एक भूल से हुआ। ठीक है, इतने लोगों की जान भूल से गई उनके। और जनरल डायर जब इंग्लैंड गया, ठीक है, जब वो इस्तीफा दे के इंग्लैंड गया, तब उसे एक सोने की तलवार, ठीक है, और कुछ 10,000 पाउंड्स भी दिए गए थे। ठीक है, देख रहे हो कि सरकार इतनी खुश हो गई कि आपने इतने ऐसे लोगों की जान ली, लो हमारी तरफ से सोने की तलवार और इतने सारे रुपए। ठीक है, तो फिर तभी एक जो उधम सिंह नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने फिर जनरल डायर की वहाँ पे हत्या कर दी थी, इसी का बदला लेने के लिए, हज़ारों लोगों की मौत का बदला लेने के लिए। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, वापस अपने लेटेस्ट चैप्टर की ओर आते। ठीक है, महात्मा ना मार्ग पर। तो अभी खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था, क्या था वो हम देखते हैं। ठीक है, तो विजेता राष्ट्रों द्वारा, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध पे आ गए हम। जब उसमें जो विजेता राष्ट्रों द्वारा पराजित થયેલા तुर्की देश સાથે થયેલ સંધિના વિરોધ કરવા खिलाफत आंदोलन થયું। ठीक है, अब आपको पता है एक चीज़, आपको मैं बता दूँ एक चीज़, जब भी कोई राष्ट्र युद्ध में आता है, ठीक है, तो उसे एक संधि साइन करनी पड़ती है। ठीक है, वो हम विस्तार में नेक्स्ट जब यार आप आओगे तब हम विस्तार में पढ़ेंगे कि क्या होता है। और उसके लिए कहा जाता है कि आप इस लड़ाई के लिए आप जिम्मेदार हो और आप अपनी हार मानते हो और आपको इस लड़ाई का सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो राष्ट्र हार जाते हैं उन्हें जितना भी नुकसान हुआ वो सब उनसे लिया जाता है। तो तुर्की भी उस विश्व युद्ध में हार गया था, तो उसे भी संधि साइन करवाई। तो इस संधि के खिलाफ ही खिलाफत मूवमेंट था। ठीक है, તેમજ અસહકારના आंदोलन द्वारा देश की आज़ादी માટે प्रयत्न शुरू કરવામાં આવ્યો। ठीक है, तो गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को, असहकार आंदोलन को कहा कि हम जो हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलके ही अंग्रेज़ों को बाहर देश से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट क्या था देखते हैं हम कि तुर्की સાથે સંધિ કરવામાં આવી જ્યારે તેની શરતો तुर्की માટે કડક અને अन्याय હતી। ठीक है, जाहिर से बात है अगर कोई देश हार जाए युद्ध में, ठीक है, तो उसका भी बहुत नुकसान होता है और ऊपर से फिर उसे सारा नुकसान की भरपाई करनी पड़े दूसरे देशों के भी। देश में विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में 24 की जितने देशों ने भाग लिया था, उन सब में जो भी 4 के 5 जो देश हारे थी, ठीक है, अब उन सब से आप कहो कि आपको सबका खर्चा देना है, तो वो देश से पहले ही हार चुकी है। ठीक है, अब वो सबका खर्चा कैसे देगी? तो तुर्की को ये जो संधि वो एकदम कड़क और एकदम अन्याय लगी, तो उसी के खिलाफ ये मूवमेंट चालू हुआ था। ठीक है, तुर्की के सुल्तान उस टाइम पे कौन थे? इस्लाम धर्म के खलीफा। ठीक है, जो इस्लाम धर्म के जो धार्मिक जो बड़ा कहते हैं ना कि इस रिलीजियस हेड, तो वो थे उस टाइम पे तुर्की के सुल्तान। ठीक है, और इस संधि के अंदर उनका जो जो खलीफा पद था, ठीक है, खलीफा पद मतलब कि वो जो धार्मिक वो थे, हेड थे ना मुस्लिम धर्म के, तो वो पद भी छीन लिया गया, उनका रद्द कर दिया गया, ये तुर्की के सुल्तान का। तो उसके खिलाफ, ठीक है, इस संधि के खिलाफ भारत मार्च आंदोलन થયું, તે खिलाफत आंदोलन तरीके जनाયું। ठीक है, तो इसके खिलाफ जब भारत में जो आंदोलन चालू हुआ, ठीक है, तो उसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, फिर उपरांत ગાંધીજીએ તેમને સમર્થન આપતા કોંગ્રેસને આગ્રહ કર્યો કે પંજાબમાં થયેલો અત્યાચારો અને ખિલાફત બાબતે વિરોધ કરવા મળીને અભિયાન चलाऊ तथा स्वराज की मांग करवी। तो गांधी जी ने कहा कि उस टाइम पे हिंदूज भी एकदम गुस्से में थे, जलियांवाला बाग हुआ हत्याकांड, मुस्लिम्स भी गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि खिलाफत जो उनका जो तुर्की के जो वो थे उनका रद्द, खलीफा पद उन्होंने रद्द कर दिया। तो अब कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
भारत का दुश्मन भी अंग्रेज, मुस्लिम का दुश्मन भी अंग्रेज। तो गांधी जी ने कहा कि हम दोनों दोस्त मिलके साथ में मिलके इन्हें हराते हैं और इन्हें देश से बाहर करते हैं। समझ रहे हो आप? ठीक है। तो गांधी जी ने की एक बुक में लिखा था, ठीक है, हिंद स्वराज में लिखा था। ठीक है, अभी हम असहकार आंदोलन की बात करें, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो गांधी जी ने अपनी बुक में लिखा था हिंद स्वराज में कि भारत में जो ब्रिटिश शासन चालू है अब तक, वो भारतीयों के हेल्प से ही है, क्योंकि हम ही उन्हें उनकी सामान को खरीदते हैं, हम ही उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। अगर हम चाहे तो एक ही साल में आज़ादी पा सकते। ठीक है, तो इसके खिलाफ उन्होंने असहकार आंदोलन चालू किया। ठीक है, तो असहकार विचार पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू કર્યો, જેના मुख्य 2 पासा था। ठीक है, तो इस आंदोलन के 2 मुख्य रूप थे कि हमें 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ क्या कि सरकारी नौकरी, धारासभाओं, सरकारी शिक्षण संस्थाओं, खिताबों, विदेशी कापड़ और मालનો बहिष्कार करવો। ठीक है, क्या क्या हमें बहिष्कार करना है? सरकारी नौकरी का, कि फिर जो धारासभा बने होते हैं उनका, सरकारी शिक्षण संस्थाओं, खिताबों, जो खिताब मिले थे, ठीक है, जो अलग अलग लोगों को जो भी अवार्ड्स मिले थे वो, विदेशी कापड़ और माल का बहिष्कार करना था। ठीक है, और दूसरी फेज में क्या, हमें स्वदेशी अपनाना था। जो आज की गवर्नमेंट का भी यही कहना है ना, जब कोरोना आया तब उन्होंने कहा देश को मजबूत बनाने के लिए हमें देश की जो लोकल चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, हमें देश की जो स्वदेशी है उस पर खरीदारी करनी है, हमें उस पर ज़्यादा जोर देना है, ताकि जो विदेशी मुद्रा है वो देश में ना रहे और जो स्वदेशी है वही चलते रहे, और जो स्वदेशी जो लोग हैं, ठीक है, जो इंडियंस हैं उनका मुनाफा हो। तो यही कॉन्सेप्ट, यही आइडिया सबसे पहले गांधी जी लेके आए असहकार आंदोलन में। ठीक है, तो उन्होंने दूसरे में कहा दूसरे जो उनका दूसरा रूप था आंदोलन का, असहकार आंदोलन का दूसरा रूप था, उसमें क्या था कि पासों खादी ना, अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता, दारूबंदी, स्वदेशी, तो राष्ट्रीय शिक्षण प्रचार करवाना। ठीक है, सरकारी शिक्षण को हटा के हमें जो राष्ट्रीय शिक्षण है, ठीक है, जो हिंदी में संस्कृत में, हमें उसको अपनाना है। ठीक है, हमें खादी पे जोर देना है, हमें खादी का वस्त्र यूज़ करना है, हमें अंग्रेजी वस्त्र यूज़ नहीं करना है, हमें हिंदू मुस्लिम एकता बना रखना है, दारू हमें नहीं पीनी है क्योंकि वो भी अंग्रेजी बनाते थे। ठीक है, और स्वदेशी अपनाना है। ठीक है, तो अब देख लो आज की गवर्नमेंट भी वही करे, पर ये बहुत पहले गांधी जी ने बता रखा था। ठीक है, आज भी हम वही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने भी इसकी शुरुआत, अपना जो पद था, अपना जो अवार्ड था केसर हिंद, ठीक है, उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी, वो त्याग कर उन्हें इस आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो 2 सवाल बनते, एक टैगोर जी का, ठीक है, उन्होंने कौन सा ना जो अवार्ड वो दिया था, तो नाइटहुड। ठीक है, और गांधी जी ने असहकार आंदोलन में कौन सी उपाधि त्यागी थी, तो केसर हिंद। ठीक है, इसको मिक्स मत करिएगा। ठीक है, फिर जो 1920 और 1921 और 1922 में जो असहकार आंदोलन थी, ठीक है, जो असहकार आंदोलन था वो बहुत, कहते हैं ना, आग की तरह एकदम फैल गया। ठीक है, 1920 में स्टार्ट हुआ था, पर उस जो मेन फैला वो 1921 और 1922 में। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो ना स्टूडेंट्स थे, जो भी बच्चे थे, ठीक है, विद्यार्थी थे, उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, राजगोपालचारी, असफ अली, जो बहुत बड़े बड़े वकील थे, उन्होंने वकीलात भी छोड़ दी। ठीक है, और जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। धारासभ्य जो थे उन्होंने अपने जो वो जो सीट थी, अपना जो पद था, उन्होंने वो छोड़ दिया। ठीक है, फिर जो ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો અને સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાઓમાં રાજીનામું આપ્યું, ત્યારે કેટલાક સરકારી કર્મચારીએ નોકરીને ત્યાગ કર્યો। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी सरकारी नौकरी में जो इंडियंस थे उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। ठीक है, सब लोगों ने अपना वकीलात छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज स्कूल जाना छोड़ दिया। ठीक है, तो इससे जो आंदोलन था उससे बहुत स्प्रेड हो गया, वो बहुत आगे तक बढ़ गया। ठीक है, फिर लोगों ने जो विदेशी कपड़े थे उसे जलाना चालू कर दिया और स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का विनाश करो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनने लगे। ठीक है, होली जलती थी विदेशी कपड़ों की। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ करनी है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भारत के रिवॉल्यूशनरिस्ट जो थे, भारत के जो भी, तो उनमें से कौन थे जो इनकी होलियाँ जलाया करते थे। ठीक है, आपको उनके मेरे को नाम लिखने के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर आप नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाऊंगा। ठीक है, आपको भी कुछ करना चाहिए ना, मेरे को इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, फिर होलियो प्रगटावी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर जो दूसरी साइड थी, ठीक है, जो काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया,
गुजरात विद्यापीठ, ये जो राष्ट्रीय संस्था थी वो भी उनकी स्थापना हुई। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय संस्था थी वो जो राष्ट्रीय जो एजुकेशन था, जो राष्ट्रीय शिक्षण पद्धति थी उस उनके हिसाब से पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो इनकी स्थापना हुई। फिर लेकिन जो कहते हैं ना कि जब चीज़ बहुत अच्छी चल रही होती है तब कुछ ना कुछ हो जाता है ख़राब। ठीक है, तो उस टाइम पे यही हुआ। क्या हुआ, महात्मा गांधी जो थे उनका दो ही शस्त्र थे, एक अहिंसा और एक सत्य। ठीक है, पर जब इस जो आंदोलन ने इसका रूप ले लिया ना, हिंसा का रूप ले लिया, तब गांधी जी ने ना जो आंदोलन था, जो सत्याग्रह था, उसे बंद कर दिया। ठीक है, वो कैसे उन्होंने हिंसा का रूप लिया इस आंदोलन ने, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो 1922 में, ठीक है, 1922 में खेडूतों का एक जो ग्रुप था, टुकड़ी थी, उन्होंने गोरखपुर में चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा में उन्होंने, गोरखपुर में आया है, वहाँ पे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया। चौरी चौरा उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस जो थे पुलिसकर्मी थे वो जिंदा जल गए। ठीक है, अब उन्होंने ये क्यों किया था, क्योंकि इससे पहले उन पुलिस वालों ने एक, कहते हैं ना, निर्दोष जो किसान एक रैली निकाल रहे थे उन पर उन्होंने गोलीबारी कर दी। ठीक है, तो इन लोगों ने उसका बदला लेने के लिए उन पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ, गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस खींच लिया, इन्होंने आंदोलन को बंद कर दिया। अब आप सोचो, कोई लीडर है वही अगर आंदोलन पीछे ले ले, वही अगर कह दे कि अब हम आंदोलन नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी देश में नहीं करेगा। ठीक है, तो उन्होंने आंदोलन पीछे ले लिया और फिर अपना पूरा ध्यान ग्रामीण विकास में लगा दिया। ठीक है, ગાંધીજીએ આંદોલન પાછું ખેંચ્યું, તેમ છતાં ખેડૂતો, क्योंकि इसमें दिया हुआ रीज़न, क्यों खेडूतो बेकाबू થયા ન હતા તો પણ શાંતિપૂર્ણ सरघस पर पुलिसे गोलियों चलाई હતી। ठीक है, जो किसान थे वो शांति से रैली निकाले थे, उनके बाद गोली चलाई, इसके लिए उन लोगों ने उस पुलिस स्टेशन को जला दिया। ठीक है, और इसीलिए फिर गांधी जी ने सत्याग्रह का अपना हाथ पीछे खींच लिए सत्याग्रह से। ठीक है, આમ આ આંદોલન સમાપ્તિ કરીને ગાંધીજીએ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રચનાત્મક કાર્ય કરવા પર ध्यान આપ્યું। ठीक है, फिर गांधी जी ने इस जो सत्याग्रह से नाम वापस ले लिया, हाथ वापस खींच लिए, और जो गांव थे, हम कहते हैं ना आज भी कि विलेजेस है वो जो इंडिया की जो है ना धड़कन है, आज भी जो गांव है ना वो इंडिया की धड़कन है। तो गांधी जी ने उसी धड़कन पर उसी गांव ग्रामीण इलाके में ना विस्तार में रचनात्मक और ना विकासशील कार्य पे ध्यान दिया। तो वो उन्हें ऐसा लगा, उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अभी हम गांव पे फोकस करें, गांव को ज़्यादा डेवलप करें। ठीक है, तो हम आगे और ज़्यादा लड़ सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है, कि आप क्या सोचते हैं, गांधी जी को उस टाइम पे ये आंदोलन पीछे खींचना चाहिए था? ठीक है, आपको अपने ये व्यू मेरे को बताना है। ठीक है, कमेंट पे, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, ये तो आपको करना ही होगा। आपको क्या लगता है, गांधी जी ने जो असहकार आंदोलन से नाम वापस लिया वो सही था क्या नहीं था, और सही था तो क्यों था, और नहीं सही था तो क्यों था? ठीक है, आप बताओगे, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी राय भी दूंगा कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, फिर ना जो असहकार आंदोलन, ठीक है, तो जिन्हें कारण है अब इस आंदोलन में दो और चीज़ बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, और आरएसएस, ठीक है, और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जो हम आरएसएस आज देखते हैं ना, वो उस टाइम से बनी हुई है। ठीक है, फिर साइमन कमीशन। ठीक है, अब हम साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे को कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, या तो आपको कॉल करके, या तो फिर आपका जो व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो पूछना। ठीक है, पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या आता है आपको, क्या नहीं आता। ठीक है, तो अब हम साइमन कमीशन की बात करते हैं। तो साइमन कमीशन क्या था, क्या हुआ, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हिंद ने सुधार आपवा हेतु अंग्रेज सरकार द्वारा इस 1927 में, ठीक है, 1927 में सर जॉन साइमन ना अध्यक्ष पदे एक कमीशन की रचना करवाई। ठीक है, अब भारत में सुधार करने के लिए अंग्रेजों ने एक नया कमीशन बनाया, जिसके अध्यक्ष थे साइमन, और उसे साइमन कमीशन का नाम दिया गया। ठीक है, तो उस कमीशन का काम क्या था कि भारत ना राजकीय जीवन ना भविष्य में निर्णय करवाना था, कि भारत में आगे जो राजनीति है, जो राजकीय जीवन हो कैसा होना चाहिए, उसका निर्णय करना था। पर एक बात बताऊँ आपको मैं, उस कमीशन में बात किसकी करनी थी, भारतीय लोगों के हित की। ठीक है,
अब भारतीय लोगों के हित की बात करनी है, उसमें उसमें कोई भारतीय ही ना हो तो कैसे चलेगा? समझ रहे हो? मतलब कि सोचो कोई नेता आया, ठीक है, आपके इलाका का कोई आपका इलाका का कोई नेता है, ठीक है, उसे आपके इलाके की चीज़ें ज़्यादा पता होगी कि आपके इलाके में किस चीज़ की कमी है, कि कोई दूसरे देश के लोगों को पता होगा कि आपके इलाके में किस चीज़ की कमी है। आपके जो एरिया के जो नेता होंगे उन्हें पता होगा ना कि आपके देश में आपके जो एरिया में किस चीज़ की कमी है। तो वो आदमी जब आपके एरिया के बारे में डिस्कस करना हो कुछ, तो वो आदमी वहाँ पे होना चाहिए ना कम्युनिटी में, जो अब बताएगा कि हाँ हमारे एरिया में ऐसा प्रॉब्लम है, आप ये करो। पर साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन था ही नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों को कैसे पता कि इंडिया के अंदर किस चीज़ की कमी है, इंडियंस क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब ये कमीशन इंडिया में आया, तभी से इस कमीशन को वापस जाने का नारा दिया गया, साइमन गो बैक, ठीक है। जो अभी कुछ लोग कहते हैं ना कोरोना गो बैक, तो ये स्टार्टिंग में क्या था, साइमन गो बैक, ठीक है। તો આ કમિશનમાં એક પણ ભારતીય પ્રતિનિધિ ન હોવાથી ભારતમાં ખૂબ જ અસંતોષ પેદા થયો અને બધા રાજકીય સંગઠનોએ સાયમન કમિશનનો બહિષ્કાર કરવાનો निर्णय लिया, ठीक है। जो भी कांग्रेस जो लोग थे, ठीक है, राजकीय बॉडी थी, संस्था थी, उन्होंने इसका बहिष्कार करने का सोचा, ठीक है। जैसे वही साइमन कमीशन इंडिया आया तभी से नारा लगा साइमन गो बैक, ठीक है। और आपको पता है साइमन, एक चीज़ नहीं पता होगी, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, आपके बुक में नहीं, आप नेक्स्ट स्टेप पढ़ोगे, पर मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ठीक है। लाला लाजपत राय, ठीक है, हमें पता है लाल बाल पाल पढ़ा था, तो मैंने कहा था लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। वो साइमन कमीशन का ही वो विरोध कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, तभी उन्हें सर पे डंडा लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने सॉन्डर्स की हत्या की थी, ठीक है। समझे? यह सब कड़ी एक दूसरे से मिलती जुलती है, इस पर हम मूवी भी बना सकते हैं, ठीक है, अनुराग कश्यप की जैसे, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा हो गया, चलो वापस चैप्टर की ओर आते हैं, ठीक है। तो साइमन कमीशन के अंदर एक बारडोली सत्याग्रह हुआ था। बारडोली सत्याग्रह क्या था कि जो अंग्रेज सरकार थे उन्होंने बिना कोई नोटिस दिए 22% टैक्स बढ़ा दिए थे, ठीक है, खेडूत पे, ठीक है। तो खेडूतों को वो बहुत ख़राब लगा कि खेडूतों ने कहा कि हम इतना टैक्स कैसे देंगे, पर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, सॉरी। तो खेडूतों के सत्याग्रह करने का निर्णय किया, और जिसका लीडरशिप जिनका लीडर वल्लभ भाई पटेल थे, और उन्होंने आंदोलन शुरू किया, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल जी के हेटर उनके नीचे उनके लीडरशिप में ये आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। फिर રવિશંકર મહારાજ અને જુગતરામ દવે જેવા કાર્યકર્તાઓની મદદ મેળવવાથી ખેડૂતો નિર્ભય બની કાયદાઓનો ભંગ કરવા લાગ્યા, ठीक है। अब कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े नेता थे वो भी उनके साथ हो गए खेडूतों के साथ, तो उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं लगा, और उन्हें फिर जो अंग्रेजी जो कायदा था उन्हें भंग करने लगे, ठीक है। फिर वल्लभ भाई ना जुस्सादार भाषणोથી ખેડૂતોમાં हिम्मत આવી, તેથી अंग्रेज सरकार वल्लभ भाई ने पुणे बुलाया। कहते हैं ना एक लीडर होता है जो मरे लोग होते हैं उनके ने भी जान भर देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार वल्लभ भाई पटेल के भाषण से खेडूत जो थे वो एकदम उनके लिए हिम्मत आ गया कि हाँ हम अब टैक्स नहीं देंगे और हम उनकी बात भी नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर इसी के लिए फिर वल्लभ भाई पटेल को पुणे बुलाया गया, और फिर पुणे बुला के उनसे नासंदी की गई कि हाँ ठीक है हम अब टैक्स नहीं भराएंगे, ठीक है। तो न्यायपूर्ण महसूल नक्की करवाનું આવ્યું, ठीक है। एक जो कितना कर देना चाहिए किसानों को उस बात पे चर्चा हुई, और उस बात पे फिर संधि हुई, ठीक है। और इसी सत्याग्रह की सफलता के बाद उनको सरदार का नाम दिया गया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह के बाद उन्हें सरदार का उपाधि मिली। तो एक और सवाल, कौन से सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली, तो वो आएगा बारडोली, ठीक है। और ये 1931 में उन्होंने इतना अच्छे उनके बाद इतना अच्छे कार्य किए कि 1931 में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बन गए थे, ठीक है। अब नेहरू अहवाल, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नेहरू अहवाल, ठीक है। तो ભારતના બધા રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓની બનેલી એક સર્વપક્ષીય પરિષદ ફેબ્રુઆરી 1928 में दिल्ली खाते मरी, ठीक है। जिसके उस जो परिषद था, उस जो सभा थी उसके ने सारे राज्य के सारे सिटी के एक लोग थे, सिटी सारे राज्य के मतलब कि हर एक जगह के प्रतिनिधि वहाँ पे आए थे पूरे देश के, ठीक है। तो वहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है, भारतનું બંધારણ ઘડવા
અધ્યક્ષ પદે એક સમિતિની રચના કરવામાં આવી. ઠીક છે. આ પરિષદમાં ભારતનું બંધારણ ઘડવા मोतीलाल नेहरू ना अध्यक्ष पदे एक समिति रचना करना. ठीक है. जो भारत का बंधारण कैसा होगा तो मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में एक समिति बनाई. ठीक है. तो उस समिति ने क्या किया कि जितने भी पक्ष है, जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म है, सबके अनुरूप, सबको नज़र में रखते हुए, सबके हित के अनुरूप उन्होंने एक बंधारण बनाया जिससे नेहरू अहवाल तरीके जाने थे. ठीक है. नेहरू रिपोर्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में. ठीक है. नेहरू रिपोर्ट कहते हैं इंग्लिश में और गुजराती में नेहरू अहवाल. ठीक है. उन्होंने जो सारे लोग थे इंडिया के अलग अलग, उन सब को मद्देनजर, उन सब को नज़र में रखते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया कि हमारा बंधारण ऐसा होना चाहिए, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए. पर जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लीग ने इसकी स्वीकार नहीं किया. और अगर मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया तो फिर जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने भी इसे स्वीकार नहीं किया. ठीक है. तो ये अहवाल रिपोर्ट फिर ना स्वीकार करने में नहीं आई अंग्रेज़ों द्वारा, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था. ठीक है. उसके बाद पूर्ण स्वराजનો ઠરાવ 1929. ठीक है. नेहरू रिपोर्ट अनुसार सांस्थानिक स्वराजना मुद्दे, सांस्थानिक मतलब कि जो पहले हमने बताया ना आपको कि पहले कांग्रेस की मांग ये थी कि हम खुद से अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, आपको ट्रेड करना है आप करो. ठीक है. पर जो सरकार होगी जो होगी वो हम चलाएंगे. ठीक है. पर इसके बाद जो कांग्रेस थी उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें हमारा देश चाहिए, हमें हमारे देश में अंग्रेज चाहिए ही नहीं. ठीक है. तो नेहरू रिपोर्ट अनुसार सांस्थानिक स्वराज मतलब वही. ठीक है. मुद्दे ઊભા થયેલ વિવાદને ઉકેલવા માટે સરકારને અપાયેલ સેમાય પૂરો થતો હોવાથી કોંગ્રેસે લાહોર મુકામે જવાહરલાલ नेहरूની અધ્યક્ષતામાં अधिवेशन બોલાવ્યું. ठीक है. अब यहाँ पे कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू है. ठीक है. मोतीलाल नेहरू जी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू है. तो अब सरकार को उन्होंने टाइम दिया था कि आप हमें बताओ कि आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो और हम यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएंगे. ठीक है. आप हो गए हिसाब पर गवर्नमेंट हम बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे लोग हैं तो हमें पता है. तो जो उन्होंने समय दी थी, आप बताओ आपको आप क्या करना चाहते हो, आप इससे सहमत हो या नहीं. पर कोई सरकार का कोई जवाब नहीं आया. तब फिर ना लाहौर में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक अधिवेशन बुलाया. उस अधिवेशन में क्या हुआ? ठीक है. ठीक है. परंतु सरकारનો કોઈ પ્રતિસાદ ન મળતા રાવી નદીના કિનારે આ अधिवेशन ने पूर्ण स्वराज अंगનો ठराव पेशाड़ कर दो. ठीक है. उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मतलब कि 100% स्वतंत्रता चाहिए हमें ब्रिटिशर्स चाहिए ही नहीं यहाँ पे इंडिया में. सरकार भी हमारी होगी ना, वो जो ट्रेड जो कहते हैं ना, क्या ना बिजनेस, वो भी हमारा ही होगा. यहाँ पे हमें अंग्रेज चाहिए नहीं किसी भी चीज़ के लिए नहीं. ठीक है. तो पूर्ण स्वराज का उन्होंने ठहराव किया. ठीक है. तो आपको ये पूछेंगे, ठीक है, कि कौन सी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का ठहराव पास हुआ था? तो रावी नदी और वो लाहौर में. ठीक है. उस टाइम पर तो विभाजन हुआ नहीं था, लाहौर ही पंजाब का हिस्सा था. ठीक है. ત્યારબાદ 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी और 1930 के रोज़ आज संदर्भे कांग्रेस के जितने भी प्रतिनिधि थे उन्होंने सौगंध ली स्वतंत्रता की. ठीक है. ત્યારબાદ 26 जनवरी 1930 रोज આ સંદર્ભે કોંગ્રેસે સ્વતંત્રતાનો सौगंध લીધા અને आप बनावी. ठीक है. तो कब लिया था? 26 जनवरी को 1930 को. और इसी डेट को याद रखने के लिए जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपना बंधारण है, वो भी 26 जनवरी 1950 के रोज ही अमल करने में आया था. ठीक है. जो अपना बंधारण था वो भी 26, अपना बंधारण, अपना रिपब्लिक डे हम कब मनाते? याद है आपको? कब बनाते हैं हम रिपब्लिक डे? याद ही होना चाहिए ना, वो तो याद होना चाहिए. हम कब बनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं ना हर साल. तो 26 जनवरी क्यों? ऐसा आपको अभी याद नहीं आया? जरा कभी सोचा नहीं आपने कि हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्यों? क्योंकि उसी दिन जो कांग्रेस के जितने भी लोग थे उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज, स्वतंत्रता की सौगंध ली थी. और इसी तारीख को अमर बनाने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए, जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी के दिन अमल में आया. वो बन गया था दिसंबर में ही, पर उसे एक महीना लेट उन्होंने लोगों के सामने जाहिर किया. और 26 जनवरी के दिन उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरे इंडिया में लागू हुआ, ताकि ये जो डेट है 26 जनवरी ये अमर हो जाए. क्यों? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? सारे कांग्रेस के लोगों ने सौगंध ली थी. किसकी? स्वतंत्रता की. ठीक है. तो बस यहाँ पे अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है. ठीक है. तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आए या मैं कुछ समझा नहीं पाया अच्छी तरह, ठीक है, तो बताना मुझे.
क्योंकि अगर मैं नहीं समझा पाया अच्छी तरह तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप बताओगे तभी पता चलेगा ना। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर पर आप कमेंट करना नहीं चाहते कि सर हाँ मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, तो आप खाली एक लाइक कर दो। लाइक करोगे तो भी मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इन्हें समझ में आया, इन्हें पता चला। ठीक है, और वो 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई कमेंट सेक्शन में लिखने की है, वो तो आपको लिखनी ही है। ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।